नमस्कार जी। वाइफ को पेट में दर्द काफ़ी रहता है सर, अल्सर का प्रॉब्लम है और चक्कर उसको काफ़ी आते हैं सर डेली बेसिस पे। थोड़ा माइग्रेन का भी है इशू। और मैं तो सर खुद डीआईपी डाइट फॉलो कर ही रहा हूँ, मेरी डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई अब। और एक मेरी प्रॉब्लम हो रहा है सर, मैं डेली बेसिस पे 120। अभी आपकी वाइफ के बारे में बताइए, अपने सर बारे में। उनका तो सर बता दिया वाइफ का जवाब। बता दीजिए सर। वाइफ का सुन हाँ लीजिए, ये बड़ा यस। इंपॉर्टेंट है। और सर बॉडी देखिए, बॉडी पेन भी रहता है काफ़ी उसको। हाँ, देखिए, तीन चीज आपने बताया अभी, है ना। सर बॉडी पेन चीज जुड़ी हुई है। जब ठीक होगा तीनों एक साथ ठीक हो जाएगा। अब क्या है इसमें, अल्सर मैंने आपको कल डिस्कस किया था, ठीक है ना। अल्सर का मतलब सिंपल तरीके से होता है घाव। अगर वो घाव पेट के अंदर है तो उसे अल्सर बोलेंगे, वो घाव बाहर है तो उसको जख्म बोलेंगे। ठीक? अब आप एक, सभी के लिए है, घाव है आपके यहाँ पे, नमक डालेंगे तो क्या होगा, जलेगा। जलेगा ही ना ज़्यादा। मिर्च मसाला डालेंगे जलेगा, तेल डालेंगे तो जलेगा, ठीक ही नहीं होगा। तो जिन चीज़ों से ये ठीक नहीं होगा यहाँ का घाव, उन्हीं चीज़ों से ठीक नहीं होगा वहाँ का घाव। घाव तो हर जगह सेम ही है, सिर्फ उसका लोकेशन अलग है। तो मैं यही बोलता हूँ कि जिन चीज़ों से यहाँ पे घाव ठीक नहीं होगा, वो वाली चीज़ वहाँ पड़ने मत दो। कितने दिनों के लिए? एक हफ्ते के लिए। तो फॉर 1 वीक अगर आपकी वाइफ डीआईपी डाइट माइनस प्लेट टू दैट इज द कुक्ड फूड छोड़ सके, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए उनके छोड़ने से पहले। कि घाव है, आपने लिया कोई वेजिटेबल अपनी पसंद का, और वेजिटेबल जूस बनाया, उसको आपने डाल दिया। आप देखेंगे, एक तो जो जलना होता है, डेटॉल डालते तो क्या होता है, जलता है, लगता है कि जल रहा है तो ठीक हो रहा है। दैट इज हाउ वी फील। आप वेजिटेबल जूस डालेंगे तो एक तो जलेगा नहीं, और आप हैरान हो जाएंगे, आपकी ठीक होने की स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अंदर का भी तो ऐसा ही कुछ है सिस्टम। तो क्यों ना हम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं, और वो जब पेट में जाएगा, वो जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा। और साथ में आप देखेंगे जो माइग्रेन है, बॉडी पेन है, ये कनेक्टेड है। हालांकि अलग अलग लोकेशन पे हैं, बट इट इज कनेक्टेड। जो माइक्रोब होते हैं स्टमक में, वो ब्रेन को इंडिकेट करते हैं यहाँ की सिचुएशन। और ब्रेन कई बार वो डिस्कम्फर्ट इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेन भी देता है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, यू हैव टू कन्विंस योर वाइफ की फॉर एटलीस्ट अ वीक्स टाइम इफ शी कैन बी ऑन डीआईपी काइंड ऑफ डाइट माइनस प्लेट 2, यानी कोई भी कुक फूड नहीं। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक हफ्ते की बात है। तो तीनों डिजीज एक हफ्ते में आपको रिलीफ मिलेगा। तीनों अल्सर को ठीक कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीज भी ठीक हो जाएंगी। सर चक्कर भी ठीक हो जाएंगे, आने जाने में जो चक्कर। आना चक्कर के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, क्या करना है उनको। अब चक्कर के कई सारे कारण होते हैं, तो वो इस अभी डिस्कस नहीं कर ठीक। सकते, लेकिन एक काम तो आप करके देख ही सकते हैं कि हर 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। भूख लगने से पहले खाना है। भूख लगने से पहले, वो थैंक तभी हो सकता है व्हेन यू आर ईटिंग मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। थैंक यू। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो सब कम थैंक यू। है। मेरा बेटा 40 साल का है और उसको 9 साल पहले एंक्लोइजिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ। हाँ। और अब उसका जो लंबर की हड्डी है वो और 4-5 वर्टिब्री वो फिक्स हो गई हैं। वो कोई दवा नहीं ले रहा है, केवल फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट, थोड़ा फल फूल के हम लोग खाते हैं ज़्यादा, तो उस पर ध्यान दे रहा है। तो इसकी बढ़ने की स्पीड, रोग के बढ़ने की स्पीड थोड़ी कम है। लेकिन क्या इस ट्रीटमेंट से, आपके डीआईपी डाइट से, उस रोग को ठीक किया जा सकता है या नहीं? आंसर इज यस, ठीक किया जा सकता है। अब कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है 3 से 4 महीने लगते हैं नॉर्मली। हमारा बॉडी, कुछ लोगों का बॉडी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बताया ना आपने। हाँ, वो हाँ। एंक्लोइजिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ, इसमें इट इज ए ऑटो इम्यून कंडीशन। थोड़ा थोड़ा सीखते भी जाइए हाँ आप। जी, वही। हाँ ना। ये ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारा बॉडी खुद ही को अटैक कर रहा है। तो अटैक करने के कुछ ट्रिगर होते हैं जिन चीज़ों से वो अटैक करता है। उनमें से एक ट्रिगर है गेहूं। ठीक है ना। तो अब वही वाला ट्रिगर आपके बेटे के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन टेस्ट करने से पता चलेगा। टेस्ट कैसे करेंगे कि चलो भाई, हम कम से कम 4 दिन तक बिना गेहूं के रहें, डीआईपी डाइट माइनस गेहूं। अब उस 4 दिन के बाद क्या थोड़ा रिलीफ मिला? अगर थोड़ा भी रिलीफ मिला तो मतलब कल्प्रिट वही है, तो उसको तो हटा ही दो। बाकी चीज, दाल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ग्रेन को हटा दिया। दूसरा होता है एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन का मतलब कोई भी एनिमल से आया हुआ, डेयरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा, वो ठीक। भी एनिमल प्रोटीन है। तो उसको तो हटा ही दो। तो ये दोनों हटा देंगे, डीआईपी डाइट पे रहेंगे, और ऐसा 3 महीने 4 महीने करेंगे, तो ये ठीक हो सकता है। ऑटो इम्यून को स्विच ऑफ करता है। ऑटो इम्यून स्विच ऑन किन चीज़ों से होती हैं? वो यही 2-4 चीज़ें हैं, इनको हटा देंगे तो ऑटो इम्यून बॉडी खुद को जो अटैक करती है वो स्विच ऑफ हो जाता है।
वो स्विच ऑफ हो जाएगा तो काम बन जाएगा। इसकी कोई दवा वगैरह तो कभी होती ही नहीं है। नहीं, वो दवा वो तो एस्ट्रॉइड की दवा देने कहते हैं, लेकिन लड़का ने लिया नहीं। वो तो बहुत ही खतरनाक है, तो लिया नहीं उसको। हाँ नहीं लिया तो बहुत अच्छा किया। DIP डाइट माइनस ग्रेन्स गेहूं, ऐसे करके देखिए। रिवर्सल पॉसिबल है कि नहीं सर? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, हमेशा पॉसिबल नहीं, है। जो हड्डियां जुड़ गई सर कैसे? मैंने एक रूल आपको कल बताया था, जो जिस चीज के साथ आप पैदा नहीं हुए हैं बीमारी के साथ, वो चीजें रिवर्सिबल होती हैं। हाँ, कभी अगर कोई एक्सीडेंटल हो गया कुछ या सर्जरी से कुछ निकाल दिया तो उसमें फिर तो कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू सर। गाजियाबाद यूपी से आया हूँ और मैं रात्रि में जब तक 2 घंटे आपके लेक्चर यूट्यूब पर नहीं सुन लेता हूँ तब तक मुझे नींद ही नहीं आती है। थैंक यू सर। और इस पर कभी कभी पत्नी भी लड़ने लग जाती है कि आप चौधरी साहब के इतने दीवाने क्यों हो गए हैं। और इस कॉन्फ्रेंस की जानकारी भी मुझे आपके द्वारा ही मिली, आपने ही बोला था कि वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस लग रहा है। तो मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, एक सुझाव आपसे है डॉक्टर साहब। यस सर। कि आप कहते हैं कि जो भोजन हमारा पैक्ड कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, उसका सील ना खोलें। वो इसलिए सील कर दिया गया है कि ये खाने योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था सारी बहुत अच्छी लगी, लेकिन कल जब हमको यहाँ पर डबल ब्रेड खिलाया गया तो थोड़ा सा दुख हुआ कि हमारे डॉक्टर साहब जिन चीज़ों को मना करते हैं वही चीज़, क्योंकि ये नेचुरोपैथी का यहाँ पर कॉन्फ्रेंस था, तो आप एक सुझाव दे करके जाएं कि जहां मुझे कॉन्फ्रेंस में बुलाएं तो वहां भोजन वही दें जो मैं बोलता हूं। हाँ, ये यहाँ पे थैंक यू, थैंक यू। इसमें इसमें मैं ये बोलूँगा कि हाँ, वी हैव ए चॉइस कि उसको हमने छोड़ दिया, इतना ही करना है। हमने कोशिश की थी इस बार बोलने की और उन्होंने काफ़ी हद तक किया भी। हाँ, लेकिन इतने इनकी जो टीम है ना, इतने सारे लोग हैं ना, तो हर एक का इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से रह ही जाता है। बट नेक्स्ट टाइम आई थिंक वो इससे बेटर ही होगा। हेलो सर। सर मेरा 3 साल पहले ब्रेन हैमरेज हुआ था और वो अटैक उनको सडनली आया था। तो उसके पहले ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे जिससे कि पता चले कि हाँ इनका बीपी चेक करने की ज़रूरत है। तो यूजुअली ऐसा माना जाता है कि बीपी साइलेंट किलर होता है, तो क्या ये सच है? पहली थिंग। और दूसरी चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उन्हें पैरालिसिस हो गया था और हाफ पार्ट पूरा पैरालाइज हो गया था। ऐसे केस में क्या हम एज एन इमरजेंसी केयर कुछ कर सकते हैं जिसमें कि एलोपैथी की ट्रीटमेंट ना लेना पड़े? ये मेरा सवाल है। देखिए, बीपी जब तो नहीं है वो एक दिन में तो होता नहीं है, सिम्टम आता है। कई बार क्या होता है कि इंस्टेंट ट्रॉमा, इंस्टेंट स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ फैटीग, बिकॉज ऑफ स्लीपलेसनेस, बिकॉज ऑफ कोई ऐसी हैपनिंग वो किसी को भी हो सकती है, तब शॉक से भी इस तरह का हेमरेज होता है। ठीक है ना। अब तो ये तो हो सकता है, और लेकिन बार बार बीपी मेजर करने से कोई प्रिवेंशन होगा ऐसा तो नहीं लगता मुझे। ठीक है ना, कि अगर मेजर करेंगे तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इन चीज़ों से बचने के लिए ऐसे अगर क्लॉट कहीं बनना है तो ना बने, तो सिंपली आप द मोमेंट यू आर ऑन दीज काइंड ऑफ डाइट तो ऑटोमेटिकली दैट इज ए काइंड ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब रोज बीपी चेक करें, उससे बढ़िया प्रिवेंशन है कि आप इस डाइट पे ही आ जाएं। ठीक है ना। तो ये है। अब क्या है कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करें। इमरजेंसी में मैंने कल भी बताया था कि कुछ इमरजेंसी में मान लो जैसे किसी को कि हड्डी टूट गई तो एक डॉक्टर ट्रेन होता है कि कैसे उसको फिट करूं मैं सही जगह पे ताकि वो बॉडी हील कर ले, ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो। सिमिलरली ऐसी इमरजेंसी में देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग्स जो पैरालिसिस के जो होने से थोड़ा सा उसको रोक सकता है, थोड़ा बचा सकता है। उसका पूरी बॉडी हो रही थी आधी, तो अब उससे थोड़ा कम हो जाएगा। तो दैट इज, अगर वो सही वाला डॉक्टर मिल गया, सही खुराक मिल गई, सही डोज मिल गया, उसने सही से डायग्नोस कर लिया, तो वो पॉसिबल है कि उस वक्त क्या है कि वो ऐसी दवा देगा कि वो एंटी क्लॉटिंग, राइट। लेकिन कहीं अगर बॉडी में और अल्सर है तो वो ब्लीडिंग होके वो इंसान मर भी सकता है। तो वो एक जजमेंट वाली बात है। उस डॉक्टर को हिस्ट्री पता है पेशेंट का, तो वो सोचेगा ये दवाई दूं, वो इतनी ज़्यादा वो हाई डोज होता है कि क्लॉटिंग को इमीडिएटली ख़त्म कर देता है। तो क्या है कि वो जो पैरालिसिस होते होते बच जाता है या बहुत कम होता है। बट एट द सेम टाइम अगर कहीं और डैमेज हुआ है जो कि हमें बाहर से दिख नहीं रहा, तो वो इंटरनल ब्लीडिंग इतना ज़्यादा कर देगा कि द पेशेंट विल डाई नॉट ऑफ दैट ब्रेन हेमरेज, द पेशेंट विल डाई ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। तो यहाँ एक एक्सपीरियंस डॉक्टर का जिसको क्लियरली पता है क्या है वो ज़रूरी होता है। अगर वो ले पाता है, वो सही किस्मत भी हमारी अच्छी है, तो ये फ़ायदा होता है फिर। सर उन्हें अभी एक्चुअली स्टैटिन पे रखा हुआ है, बट मैं उन्हें जब छोड़ने बोलता हूँ तो वो बहुत डरी हुई हैं कि कहीं दोबारा ना हो जाए। सो स्टैटिन का कॉज नहीं है पहली बात तो। वो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ए कॉज कि उसकी वजह से हुआ है। मैं आपको एक डेटा देता हूँ। पहली बात तो एक किताब है मेरी, हाई कोलेस्ट्रॉल और मेडिकल फ्रॉड, उसको आप
बोल पढ़ सकते हैं, ये देखा गया कि 75% लोग जिनको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक आया है उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल से नीचे पाया गया। ओनली 25% ऑफ द पीपल उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल से ऊपर पाया गया। दैट मीन्स कि कोलेस्ट्रॉल का कोई लेना देना नहीं है, ऊपर भी है तब भी लोगों का हार्ट अटैक आता है, नीचे है तब भी ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इसको और ज़्यादा दिमाग में सॉलिड तरीके से बिठाने के लिए आप या तो मेरी वो वीडियो देखिए हाई कोलेस्ट्रॉल मेडिकल फ्रॉड, या वो बुक पढ़िए। सर इमीडिएट छोड़ सकते हैं या फिर टेपर करना होगा? छोड़ सकते हैं उसको, वो तो इमीडिएटली ही छोड़ना होता है, छोड़ना ही चाहिए। थैंक यू सर। हाई इंसुलिन का इफेक्ट क्या होता है बॉडी में? हाई इंसुलिन इज मोर डेंजरस देन हाई ब्लड शुगर, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। किसी की भी अगर सर एक डिजीज़ है किडनी से रिलेटेड, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सर मेरा स्टडी चिल्ड्रंस पे है, तो सर क्या वो बच्चे ठीक हो सकते हैं? वो रेजिस्टेंट हैं स्टेरॉइड के लिए भी, उन पे स्टेरॉइड भी काम नहीं कर रहा है, तो अभी क्या वो बच्चे ठीक हो सकते हैं? हाँ देखिए, स्टेरॉइड किसी पे भी काम नहीं करता पहले बात तो वो ठीक हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बताया कि वो कब से वो है, बट ठीक हो सकते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी ऐसी होती है, बच्चे डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, अगर उनको राइट टाइम पे राइट खुराक मिल जाती है तो वो बड़ी जल्दी रिकवर करते हैं। लेकिन सर इस स्टडी में ये पाया गया है कि उनमें म्यूटेशन हो गया है कुछ जीन पे, जैसे मेरा भी जो वर्क है वो म्यूटेशनल एनालिसिस है इन सम ऑफ द जीन्स, तो सर म्यूटेशन हो गया है तो हो जाता है, हर बार हो जाता है। तो सर फिर ये बात सबको पता क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैंने अक्टूबर में एक बच्चे का बायोप्सी सैंपल कलेक्ट किया तो दोबारा जब उसका ब्लड सैंपल लेने गई थी तब तक उस बच्चे की डेथ हो गई थी, तो ये बात अभी तक सबको पता क्यों नहीं है? क्योंकि डेली नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो रेजिस्टेंट वाले बच्चे हैं वो मर रहे हैं। अब देखिए, जो नेफ्रोटिक्स, जबकि डायबिटीज जैसे कॉमन बीमारी हर घर में है, तब भी कुछ भी तो नहीं पता। जिस तरह से ये नहीं पता कि भाई फल खाने से डायबिटीज ठीक होती है, उसी तरह से वो भी नहीं पता, राइट? लेकिन तो सर अभी मुझे उन बच्चों के लिए कुछ करना है, क्योंकि पेरेंट्स जब पूछते हैं कि हमारा बच्चे का उन क्या, बच्चों तो के लिए आज जो आप शाम को देखेंगे वो किडनी की डाइट, पहले तो उसको आपको समझना होगा। एंड सिंस आप इस फील्ड में ऑलरेडी हैं तो आप हमारे जो सेंट्रल टीम है उनके साथ आप कनेक्ट हो जाइए उस ऐप के थ्रू। डायबिटीज 72 ऐप है, डायबिटीज क्लिनिक ऐप है, और कनेक्ट होने के बाद आप एज ए ऑब्जर्वर रहेंगे, हमारी मेडिकल टीम रहेगी, और इस तरह के बच्चों को जब हम ट्रीट कर रहे होंगे या आप वाले बच्चे को जब हम ट्रीट कर रहे होंगे तो आप भी पैनल में रहेंगे। तो दिस इज द बेस्ट वे, लर्न भी करेंगे, उनको ऑब्जर्व भी करेंगे और आगे भी बता पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्ते। टाइप 1 डायबिटीज़ उसको हुई है, आपका वर्चुअल टूर भी करवाया था मैंने अक्टूबर में, और उसकी इंसुलिन बंद भी हो गई थी। अच्छा। इसी तरह से 15 दिन मैनेज रहा, लेकिन उसके बाद से उसकी बढ़ने लग गई, और थोड़ा मुझे मालूम चला वो स्कूल में खा लेता था। हाँ। लेकिन अभी वो बहुत स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो कर रहा है, ओनली प्लेट 1, मतलब लीव्स अच्छा। अभी वो 100 ग्राम्स में देती हूँ। अच्छा। और सारी चीज, लेकिन उसकी रात की 370 से नीचे बहुत रेयर जाती है, 350, कभी कभी 250 भी गई है। अभी इंसुलिन फ्री है वो? नहीं सर, इंसुलिन लगती है। कितना लेते हैं? कभी 6 देती हूँ, लेंटस देती हूँ, कभी जैसी रीडिंग अगर 400 अबव 500 अबव ऐसी भी आई है। बीच बीच में ऐसा भी हुआ है कि उसका ग्लूकोमीटर में भी नहीं आ पाया है, इतनी हाई भी हुई है। इसका मतलब इंसुलिन का डोज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको, इंस्टेड ऑफ 6-7 यू हैव टू गिव 10। लेकिन सर कभी कभी बीच में कम भी होती है, सुबह में फास्टिंग उसकी 110 90 ऐसी भी आती है, इंसुलिन 6। अगर हम 8 दे देते हैं, बहुत ज़्यादा जब रहती जैसे 400 8 दिया तो उसको मॉर्निंग में बहुत लो फील होने लगता है। हाँ, वो उठ भी नहीं पाता है। ये मैंने आपको बताया था, फास्टिंग प्लस ब्लड शुगर बिफोर गोइंग टू स्लीप डिवाइड बाय 2, और एवरी डे यू हैव टू चेक, क्योंकि अगले दिन कितने इंसुलिन की जरूरत है वो हाईली अनप्रिडिक्टेबल है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है? रोज एक ही अमाउंट ऑफ इंसुलिन दे रहे हैं, खाना भी एक दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि ब्लड शुगर के इतना ऊपर नीचे होता है कि वो मैनेजेबल ही नहीं होता। इट इज टोटली हिट एंड ट्रायल, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस कि इतने डोज देने से एग्जैक्टली कितना शुगर कटेगा, वो एस्टिमेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल की तरह ही होता है। तो अभी जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो डाइट दे रहे हैं, दैट इज वन थिंग जो आपके ह्यूमनली आपके हाथ में है। दूसरा कि आप इंसुलिन की डोज रोज ही, आपने देखा कि ये एवरेज ब्लड शुगर कितना है, इससे आइडिया हो गया कि अगले दिन इंसुलिन कितना देना है। मैंने आपको उसके लिए एक वीडियो हमने बनाया है, छोटे बच्चों के लिए भी बनाया है, वो वीडियो आपको भेजा भी होगा जी, है ना? एक पोस्टर बनाया, इंसुलिन मैनेजमेंट पोस्टर जी, वो ठीक है ना? हाँ, तो वो सारे टूल्स को देख के आप अपनी जजमेंट के हिसाब से आपको रोज ही इंसुलिन को मैनिपुलेट करना है।
till the time he is free of insulin again. सर एक चीज पूछना था, क्या वर्कआउट जब वो ज्यादा करता है तो उससे भी शुगर ज्यादा आती है? किसी दिन कम आती है, किसी दिन ज्यादा आती है? देखिए वर्कआउट जब करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है, वर्कआउट जब करेंगे ना, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे बॉडी की शुगर की डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कई बार ब्रेन क्या करता है, लिवर को बोलता है थोड़ा लिवर में शुगर स्टोर्ड है कि रिलीज करो इन द ब्लड। तो एक्सरसाइज के बाद आप देखेंगे कि ब्लड शुगर कई लोगों का बढ़ा आता है। अभी 200 था, एक्सरसाइज किया, फिर देखा अरे ये तो 225 हो गया, जबकि वो तो कम होना चाहिए। एक्सरसाइज क्या करता है, एक्सरसाइज इज नोन एज इनविजिबल इंसुलिन। एक्सरसाइज शॉर्ट टर्म में हो सकता है तो 10-20 बढ़ा दे, बट लॉन्ग टर्म में एक्सरसाइज, आज जो आपने एक्सरसाइज किया हो सकता है वो 2 दिन बाद आपका ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज कर दे। तो एक्सरसाइज के इमीडिएट बाद क्या आ रहा है रिफ्लेक्शन में, उसको मत देखिए। एक्सरसाइज करे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करे, बहुत ज़्यादा खेले, फिजिकली एक्टिव रहे, और उससे भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होती जाएगी। सर फिर 5 महीने हो गए, अभी कब तक क्योर या कंट्रोल में आ जाएगा? हाँ, मैंने आपको बताया था, मैंने देखा छोटे बच्चों में जो सक्सेस रेट है वो 30% होता है। 30%, 70% फिर भी ऐसे लोग होते हैं कि जो सारा कुछ करने के बाद, एज इन योर केस, तब भी उनकी इंसुलिन घट तो जाती लेकिन जीरो नहीं हो पाती। तो दैट इज द ट्रूथ। बस हम होप कर सकते हैं कि आपका बच्चा उन 30% में हो जो अल्टीमेटली रिकवर कर पाए, लेकिन अभी ह्यूमनली जो हो सकता है वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और कुछ इसमें है नहीं, और यही होप कर सकते हैं। सर डिनर और लंच में मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिनर और लंच में? हाँ, उसके बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। डिनर लंच में तो 4-5 घंटे का गैप होता है, इट्स ओके। एक्चुअली लंच करते करते उसको 4 से 4:30 बजता है, और आप बोलते हैं शाम के 7 बजे के पहले डिनर फिनिश कर देना चाहिए। हाँ, तो वो 6:30 से स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली टाइम बहुत लगता है उसको खाने में, 1.5 घंटे से ऊपर लग जाता है। लगता है। तो काफ़ी अच्छी तरह से ही कर रहा है वो, हाँ, काफ़ी अच्छी तरह से कर पा रहा है, दिस इज वेरी वेरी गुड, है ना। तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा बाकी और बच्चों के मुकाबले में, बाकी बच्चे बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, इंजरी होगी तो ठीक नहीं होगा, बट योर किड आप देखेंगे कि क्योंकि वो इतना सिंसियरली फॉलो कर रहा है, एनर्जेटिक तो बहुत रहता है। लेकिन एक चीज वॉच की है, जब शुगर बहुत बढ़ती है तो उसको कफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तभी तो इंसुलिन देते हैं ना, होती है तभी देते हैं। तो आप ऑलरेडी बेस्ट कर रहे हैं, दिस इज ह्यूमनली पॉसिबल, वो आप कर रहे हैं। धूप में बैठ रहा तो और अच्छा है सर, बहुत धूप तो बहुत लेता है, तो आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, ये मान के चलिए। लेट्स होप कि सब सही हो व्हीट जाए। राइस भी मैं देती हूँ उसको, व्हीट राइस। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ एडवांस डाइट और देनी है? आगे पास सर यूरिक एसिड और राइट, एटलीस्ट फॉर 1 to 3 weeks। सर यूरिक एसिड में मेरी मॉम है, उनके पूरे स्वेलिंग हो रखी है पैरों में। स्वेलिंग इज इम्पोर्टेंट, सिम्टोमेटिक इज इम्पोर्टेंट। सर तो कैसे यूरिक जैसे एसिड कम कैसे होगा? क्योंकि उनको पत्तेदार सब्जियां, दालें, ये सब मना है। उनको जो मना है वो भूल जाइए, आप सिर्फ DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इन लंच। सर DIP डाइट मैंने स्टार्ट करवाई, बट उनको बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, और गैस्ट्रिक का भी मैंने बताया, बहुत पेट में दर्द होता है। मैंने उसका जवाब ऑलरेडी दिया हुआ है। हेलो सर, नमस्ते सर। मैं आपको फॉलो भी करता हूँ और आप में भरोसा भी रखता हूँ सर। मेरे 2 सवाल है छोटे छोटे, एक मेरा खुद का, एक मेरे दोस्त हैं जो कि एलोपैथी से बिलोंग करते हैं सर उनका सवाल ये है, एक ही सवाल लूंगा मैं आपका सर प्लीज। मेरा तो सर एक ही है, उनका जरूरी है। उनका तो वो है भी नहीं यहाँ पे, मैं उनका सवाल लेता भी नहीं, आप ही बताइए सर। जैसे कोई पेशेंट है और वो इंसुलिन लेता है और अगले 6 महीने में DIP डाइट से वो अपने आप को सही कर लेता है और बिल्कुल फ्री हो जाता है, और अगले 10-15 साल भी वो बिल्कुल ओके रहता है साथ में DIP डाइट के साथ में। लेकिन उसके बाद कोई 1 साल की ऐसी सिचुएशन आती है कि वो DIP डाइट नहीं ले सकता। तो उनका सवाल ये है कि क्या ये रिवर्सल प्रोग्राम है, या मतलब DIP डाइट से रिवर्स होता है या फिर कंट्रोल होता है? हाँ, ये क्योर होता है, मैंने बताया था। इसका जवाब मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था कि 10 साल छोड़िए, कोई अगर DIP डाइट 3-4 महीने लेगा, उसके बाद छोड़ भी देगा, तो भी काफ़ी समय तक वो नॉर्मलाइज रहेगा। जैसे हम में से काफ़ी लोग तो हम नॉर्मल खाना ही खाते हैं, DIP डाइट तब भी हमारा शुगर नॉर्मल रहता है, तो वैसे ही रहेगा। लेकिन लंबे समय तक अगर हम रॉ फूड नहीं खाते हैं, DIP डाइट इज व्हाट, रॉ फूड ही तो है, नहीं खाते तो बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। किसी के बॉडी में इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ कैंसर, किसी के बॉडी में इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज।
राइट। तो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग को हेल्दी रहने के लिए जिस तरह का डाइट मैंने बताया उसके आसपास ही रहना चाहिए। लेकिन हाँ, एक 15 साल रहा फिर 1 साल नहीं रहा, इट डजंट मैटर नहीं करता। हाँ सर एक आलू चावल और अरबी और आरओ वाटर का एक डायबिटिक की लाइफ स्टाइल में क्या महत्व है, क्या इम्पैक्ट है? देखिए, आलू इज वेरी गुड डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ईट इट। स्टीम करेंगे, बॉईल करेंगे तो वो ब्लड शुगर के लिए अच्छा होगा, उसको कुक करेंगे, उसको तेल में करेंगे तो वो डायबिटीज के लिए खराब होगा। दिस इज वन थिंग। राइस जो है वो 50 से 70% लोगों में जो डायबिटीज पेशेंट में ब्लड शुगर को बढ़ाता ही है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वो प्लेट 2 में लें, और जो इंसुलिन वाले हैं वो तो बहुत कम लें या ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। ब्राउन राइस कंपैरेटिवली कम बढ़ाएगा तो वो भी कम बढ़ाएगा आज इसके बारे में ना हम शाम को ब्राउन राइस क्या होता है, व्हाइट राइस क्या होता है, कैसे बढ़ाता है, क्यों नहीं बढ़ाता है, ये मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। सर आरओ वाटर पे मेरी कोई ज़्यादा रिसर्च है नहीं, आई कैन नॉट से मच। हेलो, नमस्ते सर। मैं छोटे दिन में मेरे पास 50 से 100 पेशेंट आते हैं। जब मैं आपके वीडियोस रोज़ देखता हूँ, मतलब लगभग सभी वीडियोस देखे हैं, और ज़्यादातर वीडियोस में मेरे सेंटर में चलाता हूँ ताकि सभी लोगों को वो दिखे, उन तक वो नॉलेज पहुँचे। मेरे आपसे 2 सवाल हैं एक्चुअली। पहला सवाल है कि एक प्रेग्नेंट वुमन को कौन से डाइट पे, मतलब जो हम लोग DIP डाइट बोलते हैं, वो प्रेग्नेंट वुमन के लिए सही है? और दूसरी बात, जैसे वैक्सीन के ऊपर हमारी कल बात हुई, उसमें मतलब वैक्सीन बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और दूसरी बात, एक पेनक्रियाटिक कैंसर, वो ठीक हो सकता है इससे? एक ही सवाल आपका लूंगा, कौन सा बता दीजिए आप। पहले वाला सवाल ले लेता हूँ। हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन को DIP डाइट पे रहना चाहिए, बट उनकी जो खुराक है, उनकी नीड है पहले से बाकी टाइम से ज़्यादा होती है, राइट। तो उनके लिए आई मेक अ डाइट, वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। DIP डाइट प्लस 5 ड्रिंक्स इन अ डे। ड्रिंक फ्रूट जूस, लेकिन वो वो बिना छाने वाला होगा, धीरे धीरे 1 गिलास पियेंगे, कभी भी सुबह पियेंगे ज़्यादा अच्छा है। कोकोनट वाटर, ठीक है ना। वेजिटेबल जूस, कोई भी पत्तों का वेजिटेबल ज़्यादा अच्छा है। एंड 2 ग्लासेस ऑफ, मैंने फ्रूट जूस बोला, वेजिटेबल जूस बोला, कोकोनट वाटर एंड 2 ग्लास नट ड्रिंक। नट ड्रिंक क्या होता है? नट्स होते हैं, उसको आपने 4-5 घंटे भिगो लिए, उसको आपने पानी में डाला, 200 ml पानी में उसको आपने ब्लेंड कर लिया, 20 नट्स का, आलमंड्स का एक ड्रिंक बन जाएगा। तो दैट विल गिव द एडिशनल न्यूट्रिशन विच द वुमेन नीड्स ड्यूरिंग दोज 9 months। सो दिस बिकम्स द डाइट। 5 ड्रिंक है दिन में, 5 टाइम में पी लें along with DIP diet, so that will give a complete nutrition not only during those 9 months of pregnancy, but also till the time she is feeding her baby. Thank you. मैं कलकत्ता से हूँ। मैं अप्रैल से DIP डाइट पर था।